साथियों नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस पॉडकास्ट में, जिसको कि हम संवाद नाम देते हैं। हमारे साथ हैं एक ऐसी शख्सियत जो कि जाने माने निर्माता निर्देशक हैं, फिल्मों के लेखक हैं और मेरे परम मित्र हैं। हम जानेंगे इनसे इनके विचारों के माध्यम से समाज में जो कुरीतियाँ हैं और बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिन पर युवा आजकल चर्चा है नहीं करते हैं, लेकिन इन्होंने उस पर एक बहुत अच्छी पुस्तक लिखी है। उसका एक बहुत ही शानदार टाइटल है जिसका हम आगे चर्चा जरूर करेंगे। तो हमारे साथ हैं हमारे अभिन्न मित्र श्री अंकित सेन जी। अंकित भैया बहुत बहुत स्वागत है, आपने अपना कीमती समय हमारे लिए, हमारे दर्शकों के लिए दिया। अंकित भैया, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपना परिचय स्वयं दें, क्योंकि बहुत लंबा परिचय है और मुझे लगा कि कोई चीज़ छूट ना जाए मेरे से, तो मैं इसलिए चाहूँगा कि आप अपना परिचय स्वयं दें। नमस्कार दोस्तों, मेरा परिचय जैसा कि सुशील जी ने बताया कि बहुत लंबा है। लंबा नहीं है, मैं आप सबका साथी हूँ, एक छोटा सा राइटर हूँ, पुस्तकें लिखता हूँ, फिल्मों की स्टोरी लिखता हूँ और कई टीवी सीरियल्स में एज ए कलाकार काम किया है। और अभी हम प्रयास भी करेंगे हम सब मिलके बिल्कुल कि संस्कार ढाली में कुछ नया आयाम खड़ा हो। और जैसा कि आपने पुस्तक के बारे में बताया है, तो पुस्तक का नाम यदि आप हमारे दर्शकों को बताएंगे जी तो अच्छा होगा। मित्रों, अंकित भैया की एक पुस्तक है जिसका नाम है ब्रेकअप अच्छा है। हालांकि अगर आप ये टाइटल देखेंगे तो थोड़ा सा विपरीत लगता है कि ब्रेकअप अच्छा है, लेकिन किस मायने में ब्रेकअप अच्छा है इस पर हम चर्चा तो अंकित भैया से करेंगे ही। लेकिन अंकित भैया, शुरुआत हम करना चाहेंगे कि आप फिल्म निर्माण या लेखनी के क्षेत्र में कैसे आए, क्योंकि कहीं ना कहीं कोई हमारे लिए प्रेरणादायक बनता है या कोई ऐसी घटनाएं होती हैं जब हमको किसी क्षेत्र के लिए वो अग्रसर करती हैं। तो आपकी शुरुआत कैसे हुई? कहते हैं कि फिल्म इंडस्ट्री में या फिल्म क्षेत्र में जब चलना है किसी को, तो कोई ना कोई गॉडफादर होना चाहिए जी। लेकिन मेरा ऐसा कोई नहीं था और ना मेरा कोई मिशन था कि मुझे जाना है जी। मेरा कोई ड्रीम नहीं था, पर ड्रीम बन गया। मेरे दादाजी रामायण महाभारत जो पुराने सीरियल्स जी। देखते थे टीवी में, और मोबाइल भी हम लोग लगा के रख देते थे। एक्चुअली वे जितनी भी मुझे लेखनी का या शास्त्रों का, साहित्यों का ज्ञान मिला है, दादाजी से मिला है। जी। तो रामायण देख रहे थे अरुण गोविल जी की। जी। तो अचानक से मैंने बोला, बब्बा ये क्या देख रहे हो, कौन सा प्रसंग चल रहा है? बोले वो सब छोड़ो, तुम इस तरह दिख सकते हो क्या? अच्छा। उनका इतना कहना हुआ और मेरे दिमाग में पंच कर जाती कोई बात। उस समय समथिंग में 12th में था, 12th क्रॉस जी। चल रहा था, दिमाग में ये चली और मैंने ठान लिया मन में। उनसे ये नहीं बोला कि ठीक है मैं आऊँगा, कब आऊँगा ये नहीं पता, लेकिन मुझे जैसे ही मौका मिला मैंने सर्च करना शुरू किया कि आखिर फिल्म इंडस्ट्री है कहाँ। मुझे पता नहीं था जी। तो मुझे ये पता चला, 10 रुपये दे के कैफ़े में जाते थे, बिल्कुल। उसमें सर्च किया मैंने, तो मुंबई में गोरेगांव फिल्म सिटी है जी। गोरेगांव में। अब ये कहाँ है मुझे नहीं पता, तो मैं यहाँ से मुंबई तक का सफ़र बड़ी मुश्किल से किया और वहाँ जा कर के मैं मई जून में समथिंग 2013 मई जून में जी। गया था। और एक वो वहाँ का संघर्ष लंबा है, रोड में सोना, शटर के नीचे पुलिस वालों ने पकड़ लिया, कई सारी घटनाएं हैं। और अचानक एक जगह में पहुँच जाता हूँ, उमर गांव का तलासरी जंगल है, तलासरी गांव के पीछे बहुत बड़ा जंगल है जी। वहाँ पर ये तो हिंदी बोलना भी कठिन है। अच्छा। हाँ, तो मैं रात में पहुँच गया, पैसे नहीं थे, ऑटो वाले ने मुझे वहाँ तक ले गए और वो चाहे अपने मध्य प्रदेश का रहा हो, पर उसने मेरी भाषा समझ के मुझे तलासरी तक छोड़ा। जी। और वहाँ से मैं एक महाराणा प्रताप टीवी सीरियल है, सोनी चैनल हाँ। में आता है, उसके सेट में पहुँच गया। पहुँच तो गया, अब अंदर जाना भी नहीं है कि कैसे जाए अंदर। वो गेट में सिक्योरिटी गार्ड खड़े थे, मेरा आर्टिस्ट कार्ड नहीं, मेरा आधार कार्ड भी नहीं था उस समय। अच्छा। हाँ, 13-14 के आसपास आधार का उतना उपयोग नहीं होता था। 17 साल नहीं होगी, लेकिन अपन बनवाए नहीं थे। जी जी जी। और वोटर आईडी भी नहीं थी, बिना पहचान पत्र का। बिल्कुल। तभी हुआ क्या कि सेट के अंदर से जो बहुत सारी भीड़ होती है, क्राउड, लड़के रहे होंगे, क्राउड से आवाज़ आई कि जल्दी चलो अपने रूम में, सर आ रहे हैं। और एक नाम पुकारा गया। मैंने थोड़ी सी चालाकी की, उस नाम को सिक्योरिटी गार्ड को बताया कि यदि मुझे अच्छा। तो अंदर नहीं जाने दोगे तो मैं सर से बता दूंगा। सर का नाम लिया। तब उन्होंने बोला, अच्छा उनके ग्रुप क्यों आप कहाँ गए थे? मैंने मार्केट गया था कपड़े लेने, और मुझे अंदर जाने दिया।
वहाँ एक करके जब भीड़ में गया तो पाजी थे, एक शिव सेट में शिव मंदिर बना था, पाजी ने मुझे सपोर्ट किया और अपने रूम में रखा और ऐसे करके फिर जर्नी चालू हुई। मैं एज ए क्राउड में सैनिक, मंत्री ये सब बनता रहा और लास्ट में 1 अगस्त 2013 को महाराणा प्रताप का 40वें एपिसोड में योग गुरु के नाम से आया मैं और सूर्य नमस्कार करते हुए मैं दिख जाऊँ। तो भैया मतलब दादाजी ने वहाँ पर एक छोटा सा वाक्य आपको बोला और उसकी प्रेरणा से आप बिना विचार किए मतलब मुंबई चले गए। हाँ। ना पैसा ले गए ना कुछ, और उस समय तक ना हमको एक्टिंग आती थी कुछ भी नहीं, और आप नहीं। चले भी गए और किस्मत ने इतना साथ दिया कि आपको वहाँ पर मौका भी मिल गया। तो जैसे अब 40वें एपिसोड में आप आए, लेकिन उसके पहले हमारी जो दैनिक आवश्यकता रही होगी भोजन पानी वगैरह की, तो वो फिर आपने कैसे मैनेज किया? कितने दिन लगभग आपको जब आपने वो सीरियल में अपना शूट किया होगा या आपको मौका मिला होगा उसके कुछ दिन पहले कितने दिन आपको ये संघर्ष करना पड़ा? 1 अगस्त को आ गया मैं, मई या जून में पहुंचा था, तो 2-1 महीना मुझे रोड में और इधर उधर घूमना पड़ा जी। और एक मेरा मित्र था जो गांव में मैं रहता था, तो गाय चराते थे साथ। अच्छा। वो कोई पेंसिल की फैक्ट्री थी, पेंसिल जहाँ बनती है लिखने वाली, तो मैंने उसको कॉल किया कि भाई यहाँ तो काम नहीं मिल रहा, मुझे 10-12 हज़ार की नौकरी कुछ दिलाओगे क्या? बोले तुम आ जाओ। तो कहाँ आना है? उमरगांव आना है जी। महाराष्ट्र और गुजरात का बॉर्डर है। अच्छा। तो उमरगांव में मैं उतरा हूँ शाम को 6-7 बजे और ऑटो वाले से बोला कि मुझे गांधीनगर अप्सरा टाकीज, याद आ गया नाम, अप्सरा टाकीज के पास छोड़ देना, कितना लोगे? बोले 10 रुपये। देखा मैं, चलो दोस्त आ जाएगा दे दे, क्योंकि अपने पास पैसे नहीं थे और विदाउट टिकट गए थे। अच्छा। वो मुंबई से वहाँ उमरगांव तक। जी। मैंने बोला गांधीनगर अप्सरा टाकीज के पास छोड़ दो, वहाँ मिल जाएगा जी। और उसके ऑटो में बैठे थे, नहीं कुछ टाइम लगता है, तो बात कर रहे थे आपस में कि अरे मेरे को तलासरी जाना, वहाँ सेट लगा हुआ है महाराणा प्रताप का। तो मैंने बोला कहाँ पर लगा है, मेरे को भी ले चलो। मतलब सेट की इन्फॉर्मेशन भी वो ऑटो वाले से पता लगी? ऑटो वाले लिंक कैसे अपने आप कर रहे जुड़ते थे वो गए? आपस में कि जी। मुझे वहाँ जाना है, वो कुछ सामान ले जाता होगा। तो मैंने बोला कहाँ लगा है, मुझे भी ले चलो। पैसे नहीं है भाई साहब, लेकिन मैं आया था हीरो बनने। तो वो वहाँ तक मेहरबानी कर दिया, ले गया, तलासरी में छोड़ा और फिर वहाँ से हम वहाँ तक 2-3 किलोमीटर है जंगल में, रात में गए, पैदल पहुँचे सेट के अंदर। फिर मैंने आपको बताया कि कैसे अंदर। ठीक। तो लेकिन आपकी इस जर्नी से ये तो पता लगता है कि जो अपन डेस्टिनिटी की बात करते हैं तो वो कुछ ना कुछ होता है कि अपने आप साधन जुड़ते गए। दादाजी ने आपको प्रेरित वहाँ पर कर दिया, जब आप वहाँ पहुँचे तो ऑटो वाला भी मिल गया, तो वहाँ से आप एक साइड पर पहुँच गए और वहाँ से कहीं ना कहीं हमको लिंक मिलती गई। देखिए, हम प्रयास बहुत कुछ करते हैं जी कि हमें ये करना है, ये बनना है, लेकिन आप जितना प्रयास कर रहे हो आप वही बनोगे जो प्रकृति चाहे। बिल्कुल। प्रकृति के बाहर नहीं जाओगे। हाँ, संघर्ष आपको करना पड़ेगा। जी। जब आपको ये मालूम चल जाए कि मेरी दिशा तो कुछ और थी, लेकिन मैं जा इस दिशा में रहा हूँ, तो वास्तविकता में आपकी दिशा जो प्रकृति अपने आप ले जा रही ना, वो है। बिल्कुल। आप जिस दिशा में प्रयास कर रहे हो लगातार और सफल नहीं हो पा रहे हो, वो आपकी दिशा नहीं है। जी। तो आपको पहचानना पड़ेगा कि आपकी दिशा कौन सी। बिल्कुल। तो जब वो दादाजी ने बोला था तो मुझे क्लिक इसलिए हुआ क्योंकि मैं स्कूल में नाटक करता था, नुक्कड़ करता था, कहानी करता था, गीत करता था, तो मुझे लगा कि हो सकता है मुझे ये वाली लाइन में जाना चाहिए। तो ये तो हुई एक्टिंग वाली बात, लेकिन उसके बाद आपने कुछ शॉर्ट फिल्मों का भी निर्माण किया है, तो एज अ निर्माता निर्देशक की भी आप में क्षमता है, तो उसका कैसा फिर अपना विचार है कि हमको प्रोडक्शन में या निर्देशन के क्षेत्र में जाना है? हाँ, मुंबई में ऐसा तो है नहीं कि आप फ्रेशर हो तो काम मिलेगा। जी। एक बार तो हमने चालाकी से घुस गए जी और मिल गया था। बिल्कुल। लेकिन अब जब एक कहते हैं कि जब आप कोई कार्य को कर लो एक बार और हाईलाइट में आ जाओ और उसके बाद वो कार्य बंद हो जाए, तब भी आप छोड़ नहीं पाओगे। तो फिर हम डायरेक्टर से संपर्क किए, उनके साथ कई महीने रहे, लाइट वालों के साथ काम किया। अच्छा। साउंड वालों के साथ काम किया, क्राउड में काम किया, ऐसे करके मेरे 8 साल निकले मुंबई में। कभी राइटर्स के साथ रहे तो लिखना सीख गए, डायरेक्शन सीख गए, और लाइटिंग का भी थोड़ा थोड़ा नॉलेज हो गया, साउंड लगाना जान गए। तो ऐसा
एक्सपीरियंस मिलते मिल गए। सके। और मैं एक ऐसा बंदा हूँ कि मेरे पास तो 1 रुपये नहीं थे, फिर भी मैंने मुंबई में 6 महीने काटे। जी। और आज भी वही कंडीशन में मैं रहता हूँ कि यदि मेरे पास 1 रुपये नहीं रहता तो मैं दिन काट लेता हूँ, मालूम नहीं चलता। तो पेशेंस, धैर्य, यदि आप जितना ज़्यादा रखोगे जीवन उतना सहज होता जाएगा। जब मैं आपकी पुस्तक पढ़ रहा था तो कहीं ना कहीं मुझे फील हुआ कि स्वामी विवेकानंद जी से आप बहुत प्रेरित हैं, उनके विचारों से। तो उस संदर्भ में थोड़ा सा बताइएगा कि किस प्रकार से आप का लगाव हुआ उनसे या उनके विचारों से। स्वामी विवेकानंद वास्तविकता में हर युवा का आइडियल होना चाहिए। जी। कहना नहीं चाहिए क्योंकि मैं बॉलीवुड से जुड़ा हूँ, फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ा हूँ, लेकिन आज की युवाओं का आदर्श सलमान खान, शाहरुख खान या कोई कलाकार हो जाए, ये गलत है। जी। हर युवा का, चाहे युवा हो या युवती, उसका आदर्श कोई महापुरुष होना चाहिए जो हमारे राष्ट्र के लिए कार्य किए हैं। बिल्कुल। या स्वामी विवेकानंद से अच्छा उदाहरण कोई नहीं हो बिल्कुल। सकता। या कि हर यूथ का, हर युवा युवती का उदाहरण उसका पिता होना चाहिए या माँ होनी चाहिए। लेकिन आज ऐसा हो रहा है क्या? बिल्कुल नहीं हो रहा समाज में। तो मैं एक प्रश्नोत्तरी परीक्षा दिया था विवेकानंद केंद्र कन्याकुमारी, ब्रांच यहाँ भी है जबलपुर में, जी। मदन महल के पास है, वहाँ पर ब्रांच है। मैं उसमें प्रतियोगी परीक्षा में समथिंग पूरे संभाग से 5000 बच्चों ने प्रतिभागी बने थे। जी। उसमें मेरा प्रथम स्थान आया था। और मेरी पढ़ाई ना बंद हो, क्योंकि मुझे ये अध्ययन करने का बहुत शौक़ है। तो अध्ययन के लालच में कि मुझे साहित्य मिलेगा पढ़ने को, बहुत सारा चीज़ नॉलेज मिलेगा, और मैं उसको ज्वाइन किया। 3 साल में प्रचारक के रूप में, पूर्णकालिक प्रचारक के रूप में कार्य किया और स्वामी जी के संदेशों को जन जन तक पहुंचाने का कार्य किया। और आज भी मैं विवेकानंद केंद्र से जुड़ा हूँ। ठीक। अब वापस आते हैं, जो हमारा मुख्य मुद्दा था कि मैं जानना चाहता था कि ये जो आपको पुस्तक लिखने का विचार आया, ब्रेकअप अच्छा है। जी। अभी तक जब भी एक सामान्य युवा इसको सुनेगा तो उसको ब्रेकअप से मतलब वो निकालता है जब कोई प्रेम संबंध में 2 व्यक्ति रहते हैं, महिला पुरुष, और जब उनका ब्रेकअप होता है वो उसी को उस चीज़ से लेते हैं और नकारात्मक रूप में लेते हैं। तो आपका क्या भाव था जब आपने ये पुस्तक लिखी? क्या केवल जो युवक युवतियों के बीच में संबंध होता है और ब्रेकअप होता है उसके संबंध में ये है या कुछ और है? ब्रेकअप यानी गूढ़ रहस्य है जी। और यदि हम प्रेम संबंध को लें तो प्रेम तो एक सौभाग्य की चीज़ होती है। बिल्कुल। तो जब ब्रेकअप, प्रेम में वास्तविकता में ब्रेकअप होना चाहिए, आप ये कह रहे हैं? चाहिए। तो अब कैसे बताइए। मैं तो इससे अभी तक ये मानता था कि नहीं होना चाहिए। हम लोग भी उस दौर से गुजरे हैं जब ब्रेकअप हुआ है, तो उसको तो हम गलत ही मानते हैं। वास्तविकता में आज का जो प्रेम है जी, वो ब्रेकअप लायक नहीं है। ये तो एक दूसरे को पाने के लिए जुड़ते हैं, एक दूसरे को प्राप्त करने के लिए जुड़ते हैं और अपने अंदर की जो इच्छाएं हैं उसको मिटाने के लिए। बिल्कुल। एक प्रकार से अगर हम बोलें शब्द उचित हो गया नहीं, लेकिन शारीरिक रूप से ही आकर्षण है आज की डेट में। जी। आत्मा का प्रेम नहीं है। और जहाँ ब्रेकअप अच्छा क्यों है, ये सकारात्मकता में सोचेंगे तो जब आपके प्रेम में थोड़ी अड़चनें आएंगी तब तो आप उसका और आपकी आत्मा का मिलन होगा सही तरीके से। आपके अंदर जब तड़प होगी और उधर तड़प होगी, शरीर के मिलने का नहीं, आत्माओं के मिलने का, बिल्कुल। तब होता है कि हाँ, ये ब्रेकअप, थोड़ी थोड़ी जो ब्रेक लगते हैं और हमें उसको मिलने में जो आनंद आता है ना, थोड़ी सी तड़प मिलने में होनी चाहिए, तो तड़प होनी चाहिए। अब ब्रेकअप अच्छा क्यों है? ब्रेकअप जब हम प्यार करते हैं या लड़का लड़की, तो सफलता मिले या ना मिले उसे, लव मैरिज हो या ना हो, ये ज़रूरी नहीं है। आपका पवित्र प्रेम होना चाहिए, पवित्रता बनी रहे, यही आपकी सफलता है ब्रेकअप का। यानी कि जब आप किसी IAS बनने के लिए या कोई चीज़ अचीव करने के लिए आप सफलता के लिए प्रयास करते हो, तो क्या ज़रूरी है कि आपका टारगेट आपको मिल जाता है? नहीं, हमेशा तो नहीं मिलता। लाखों लोग परीक्षाएं देते हैं, जब जाके कुछ उंगलियों पर गिनने लायक लोग ही उस पद तक पहुंच पाते हैं। बिल्कुल। तो यही है ब्रेकअप, कि जब आप प्रयास करते हो और सफलता नहीं मिलती और असफल हो जाते हो, तो वास्तविकता में क्या असफल व्यक्ति हो आप? यदि आपने IAS बनने की तैयारी की और नहीं बन पाए, तो क्या आप असफल?
सामाजिक रूप से तो देखें तो लोग असफल ही मानने लगते हैं। मुझे ऐसा लगता है, शायद मैं अगर गलत हूँ, कि आप नहीं सक्सेस हो पाए तो आप असफल हो गए। ये हम नकारात्मकता में सोचते हैं जी लेकिन सकारात्मकता में सोचिए तो आपने वहाँ तक का रास्ता तय किया है जहाँ तक सब लोग जाते हैं प्रयास करते हैं, जी तो वहाँ तक का रास्ता आपको मालूम है ना। बिल्कुल। लेकिन यदि आपको वह पद नहीं मिला, लेकिन नॉलेज तो सारी चीज़ें है ना। बिल्कुल। आपने पद नहीं प्राप्त किया पर आप सफल व्यक्ति हैं। कई सारे टीचर्स हैं जो IAS की तैयारी किए और वहाँ तक नहीं पहुँच पाए, लेकिन कई सारे IAS तैयार कर दिए। जी। तो अब बताइए सफल कौन है उसमें, वो टीचर या वो IAS? टीचर वो, उसने तो बहुत सारे लोगों के लिए रास्ता खोल दिया। हाँ, तो जब आपको लगे कि मेरे को ये पद नहीं प्राप्त हुआ, तो थोड़ा सा रास्ता चेंज कीजिए। रास्ता चेंज करने की ज़रूरत होती है। ब्रेकअप यानी जब आप गाड़ी चलाते हैं तो एक स्पीड ब्रेकर पड़ता है। जी। मोटरसाइकिल चलाएं या कार चलाएं, तो स्पीड ब्रेकर क्यों बनाए जाते हैं? जो आप अपनी स्पीड को थोड़ा सा डाउन कर लें, गाड़ी कंट्रोल में कंट्रोल जाए, तो करें। आगे जो दुर्घटना हो सकती थी उससे आप बच सकते हैं। तो हमने भी प्रयास नहीं किया, हम उस रफ्तार में लगे रहे प्रयास करते हुए कि शायद हम उस पद को प्राप्त कर जाए, और जब पद प्राप्त नहीं हुआ तो हमने निराश होकर के ब्रेक मार दिया। सुसाइड कर लेते हैं कुछ लोग, बिल्कुल, कि हम नहीं कर पाते। लेकिन सुसाइड नहीं करना है। जब आपको पद प्राप्त नहीं हो, वहाँ तक का रास्ता तो तय है। तो कलेक्टर SP नहीं बन पाए तो तहसीलदार तो बन जाओगे, उसके लिए प्रयास करो ना। जी जी। कुछ तो बनोगे। तो फिर हम प्रयास करना छोड़ देते हैं। जैसे हम अपनी गाड़ी को ब्रेकर में ब्रेक लगा करके कंट्रोल करते कि दुर्घटना ना हो, और फिर अब करते हैं कि अब हमें घर मंजिल तक पहुंचना है। तो जब आपको असफलता मिले, वहाँ पर ये मत सोचो कि आपको ब्रेक लगा या असफल हो गए आप वहाँ से नया प्रयास करो। आपकी मंजिल अभी आगे इंतजार कर रहे हैं, लेकिन आप वहाँ बढ़ना ही नहीं चाहते। आप गाड़ी में ब्रेक लगा दिए, और जब तक आप अप नहीं करोगे गियर को, तो अपने घर कैसे पहुँचोगे? शाम को जब ड्यूटी से लौटते हैं तो घर ही पहुँचते हैं। जी। हर जो कर्मचारी हो या कार्य करने वाला कार्यकर्ता हो, शाम को अपने कार्य से लौटने का उसका मंजिल क्या है? घर। और रास्ते में ब्रेकर में यदि ब्रेक नहीं लगाए और कुछ अनाप शनाप ड्रिंक करके वो गाड़ी चलाता जाए, तो क्या वो घर पहुंचेगा? बिल्कुल नहीं। सुरक्षित दुर्घटना हो पहुंचेगा? सकती है। दुर्घटना होगी, ये बच भी नहीं सकता। ऐसा ना हो किसी के साथ। लेकिन बीवी उसको फ़ोन में बोली थी कि जल्दी आ जाना, आज घूमने चलेंगे, और राजमे की दाल सब्जी बनी है, साथ में बैठ के खाएंगे। और यहाँ पर हमने जल्दीबाजी में ब्रेक नहीं लगाया, दुर्घटना हो गई। और आगे बढ़ने के पहले साथियों मैं बता दूं कि ये पुस्तक जो है ये ऑनलाइन उपलब्ध है। आप इसको ऑनलाइन परचेज़ कर सकते हैं। परचेज़ करने की लिंक हमने अपने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दी है, वहाँ से जाके आप ज़रूर से इसको परचेज़ करें, और उसके बाद इसको अध्ययन ज़रूर इसका करें, और हमारे वीडियो के कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपका क्या नज़रिया बदला जब आपने इस पुस्तक को पढ़ा। भैया इसमें बहुत सारे टॉपिक हैं। अगर हम देखे जाएं इस पुस्तक के अंतर्गत, तो एक विषय था मछली जल की रानी है। जी हाँ। तो ये क्या एक विषय है, मछली जल की रानी है, इस पर थोड़ा सा मैं जानना चाहूँगा। हाँ, इस पुस्तक का 2nd चैप्टर है जी, मछली 2nd चैप्टर है। पहला है संकोच। जी। हेजिटेशन इज द केस ऑफ डेथ। हाँ। स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि संकोच ही मृत्यु का कारण है। इससे लिंक है 2nd चैप्टर, पहले चैप्टर। जी। लड़का हो या लड़की, जब आप हेजिटेशन में रहते हो तो अपनी बात किसी के सामने प्रेजेंट नहीं कर पाते, और फिर परिणाम आपके सामने हो। जी। फिर कहते यार संकोच नहीं किया होता, काश मैं ऐसा नहीं किया होता तो ऐसा नहीं होता। मछली जल की रानी हर व्यक्ति बचपन में पढ़ा होगा। आप भी पढ़े होंगे, या हमसे जो बूढ़े रहे होंगे और बढ़ गए हैं वो भी पढ़े होंगे, और हमने भी पढ़ा है। और आज आगे आने वाली जनरेशन भी मछली जल की रानी से शुरुआत होती है। उस कवि ने मछली की जानकारी देने के लिए कि जल में वो कैसे रहती है, और यदि हाथ लगाओ तो डर जाती है। आज यही हालत लड़कियों की हो गई। आज लड़की, जिसे हम बिटिया रानी बोलते हैं घर की, कि हमारे घर की रानी है, बिटिया रानी है, आज वो घर से सुरक्षित बाहर यदि निकल के सुरक्षित लौट आए तो किस्मत की बात। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो लड़की के ऊपर पूरा चैप्टर है कि मछली जल की रानी है, बिटिया घर की रानी है, जीवन उसका पानी, इस समाज में रहने के लिए वो है, तो पर ये समाज उसे सही तरीके से जीने देता है। जहाँ जाती हाथ लगाओ डर जाएगी। यदि वो जाती है अकेले तो भाई बहन निकल रहे होते हैं, पर हमारी दृष्टि चेंज हो जाती है कि भाई बहन नहीं, ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है क्या।
ये तो हमें अपनी सोच का, ये समाज के लोगों को स्वयं की सोच को बदलना होगा। और हमारी समाज की सोच ऐसी हो गई है कि क्या कहें। तो ये है लड़कियों पर चैप्टर। इसमें चर्चा के दौरान जो संकोच की बात आई, जी। तो ये जो संकोच की अगर हम बात करें तो ये केवल लड़के लड़कियों के संदर्भ में आपने इसमें लिखा है क्या, कि जो आपस में वो लोग संवाद करते हैं वहाँ संकोच, या जीवन के हर क्षेत्र में जीवन संकोच? के हर क्षेत्र में आप यदि जॉब करने जाते हैं, इंटरव्यू देने जाते हैं, तो सबसे पहले एक चीज़ बताऊं कि इंटरव्यू में होना क्या चाहिए, जो हम छोड़ देते हैं हेजिटेशन की वजह से। मैं क्या बोलूँगा, हाथ मलने लगते हैं, सोचने लगते हैं। नहीं, आप इंटरव्यू देने जाओ तो एक मंत्र याद रखो कि सबसे पहले तो आपका आई टू आई कांटेक्ट होना चाहिए। जिस कॉन्सेप्ट का आप इंटरव्यू देने वाले हो उसका कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। जी। और जब आप जवाब दे रहे हो तब वो शॉर्ट होना चाहिए, लेंदी नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल। आई टू आई कांटेक्ट, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए और शॉर्ट स्टोरी होनी चाहिए, छोटे, और हेजिटेशन नहीं होना चाहिए। आपके अनुभव से ये जो संकोच है वो किस कारण से लेकिन हो रहा है? क्या व्यक्ति में कॉन्फिडेंस लेवल की कमी है, जानकारी का अभाव है, तब उसमें संकोच होता है, ये कि ये मानवीय गुण है और इसको कैसे सुधार लाया जा सकता है? ये मानवीय गुण होता है जिसमें लोगों के साथ रहने पर जैसी संगति वैसा असर होता है। तो बचपन से यदि हम डर डर के रहेंगे, लोगों के पास नहीं बैठेंगे, तो हमारा कॉन्फिडेंस लूज होता जाएगा। आप चैप्टर में ये चीज़ लिखी है, आत्मविश्वास कमज़ोर होगा। और जब हम लोगों के साथ, सामाजिकता में लोगों के साथ बैठेंगे, तरह तरह की बातें होंगी, हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और नॉलेज बढ़ता जाएगा। तो आप जितना ज़्यादा अध्ययन करोगे, जितना ज़्यादा लोगों के पास बैठोगे, उतना ज़्यादा आपका कॉन्फिडेंस मजबूत होगा। तो दोस्तों ये तो विषय था हमारा, अंकित भैया की जो पुस्तक थी उसमें से कुछ हैं, लेकिन 8-9 चैप्टर हैं, लेकिन अभी हमने 2 पर ही चर्चा करी है। वीडियो बहुत लंबा होगा, इन पर आगे हम अलग से एक सेशन करेंगे। लेकिन अभी हम जो अंकित भैया का एक और मुख्य भाग है कार्य क्षेत्र का, फिल्मों से संबंधित, वहाँ से हम कुछ सवाल जवाब भैया से पूछते हैं। और हम इसको इसलिए इस पॉडकास्ट में शामिल करना चाह रहे हैं कि जबलपुर, महाकौशल और मध्य प्रदेश के जो फिल्म क्षेत्र के कलाकार हैं और यहाँ पर फिल्मों के निर्माण के लिए जो लोग प्रयासरत हैं, फिल्मों से जुड़ना चाहते हैं, उनको हमारे संवाद प्रोग्राम से कुछ मदद मिल पाए, वो हमारा मुख्य इस पॉडकास्ट को करने का विचार था। तो अंकित भैया, जैसा आप तो मुंबई होके आ गए, आपकी किस्मत बहुत अच्छी थी कि आपको प्रोडक्शन हाउस में एक जगह मिल गया, कुछ निर्माता निर्देशक के साथ सानिध्य भी मिल गया, आपने इतनी विधाओं में सीख भी हासिल करी। लेकिन अब जबलपुर है, हालांकि अपन लोग महानगर बोलने लगे, लेकिन अभी भी हम देखें तो बहुत ज़्यादा सुविधाएं तो यहाँ पर नहीं हैं। तो यहाँ पर अगर कोई व्यक्ति है किसी भी रूप में, चाहे वो आर्टिस्ट के रूप में हो, निर्माता निर्देशक के रूप में यदि काम करना चाह रहा है, तो आपको क्या लगता है और आप अपने अनुभव से क्या उनको संदेश देना चाहेंगे? क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं जो बड़े शहरों की तरफ जाते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि आपके जैसा मौका मिल जाए। हो सकता है किसी शोषण का वो शिकार हो जाए, माताएं बहनें हमारी हो सकती हैं। कई जगह हम लोग देखते हैं कि ऑनलाइन फ्रॉड भी इनके साथ हो जाता है कि वो कहीं पे ऑडिशन के नाम से उनसे 10,000 20,000 रुपये ले लिए और बाद में पता लगा ऐसा तो कोई ऑडिशन होना ही नहीं था। तो हमारा प्रयास तो यही है कि लोकल जो हमारे कलाकार हैं या इस विधा में आने वाले लोग हैं, उनको हम मौका दे पाएँ, मंच दे पाएँ। आप अपना अनुभव शेयर करें और क्या हम उनकी मदद कर सकते हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि आपने बोला शोषण के शिकार जी या फ्रॉड, जी, ये 80% होता है, कहें तो 90% होता है। तो एक चीज़ आप याद रखें कि जो लीगल प्रोडक्शन हाउस होगा, ऑडिशन के नाम पर पैसे नहीं देता। अच्छा, ऑडिशन के नाम पर पैसे जो लीगल प्रोडक्शन हाउस होते हैं वो नहीं देते। हाँ, यदि आपके पहचान के प्रोडक्शन हाउस हैं और आप पार्टनरशिप में हैं, तो आपस में पार्टनर डील बना के आप काम कर सकते हो इन्वेस्टमेंट करके। लेकिन ऑडिशन के नाम पर, मैंने भी बहुत सारी जगह दिया ऑडिशन के नाम पर पैसे शुरू में। अच्छा, कई जगह मेरे साथ भी फ्रॉड हुआ, तो पर सहना पड़ता है। आपने जितनी जगह दिया वो फ्रॉडी वाले थे या कुछ जेन्युइन भी थे? जहाँ जहाँ पैसे लगे सब फ्रॉड थे। अच्छा, और लोकल हुआ या जबलपुर में या बाहर? नहीं, मुंबई में हुआ, दिल्ली में हुआ, मैं हर जगह गया हूँ। तो मुंबई में तो कम से कम एक ऑडिशन का 2,500 रुपये लेते थे या 3,000 रुपये। तो मैं देता था, एक ये उम्मीद होती थी कि मिले, कहीं से काम मिले, लेकिन वहाँ से काम नहीं मिलेगा। मुझे जो काम मिले हैं
वो बिना ऑडिशन के या ऑडिशन दिया तो फ्री वाले में से मिले, जहाँ पैसे नहीं लगते। तो ध्यान से निकालिए कि पैसे नहीं लगते जहाँ पर ऑडिशन लीगल होते हैं। दूसरी बात, जबलपुर की जहाँ बात है, यहाँ बहुत अच्छे कलाकार भी हैं, बस यूनिटी की ज़रूरत है। हाँ। यूनिटी नहीं है, एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे, क्योंकि संसाधन जबलपुर में सब चीज़ उपलब्ध है। एक लोकेशन भी बहुत सुंदर है, यहाँ का प्रशासन भी साथ दे देता है, और मुंबई का भी सेंटर यहाँ से सीधा हम पहुँच जाएंगे, भोपाल पहुँच जाएंगे। हमें कोई संसाधन चाहिए तो भोपाल में मिल जाता है, शूटिंग का पूरा प्रोडक्शन हाउस का पूरा सामान वहाँ मिलता है। इंदौर में मिलता है, इंदौर में कैमरे भी हमें मिल जाएंगे, रेड वगैरह जो भी बड़े कैमरे चाहिए भोपाल में मिल जाते हैं, या तो फिर हम सीधा यहाँ से मुंबई जाते हैं। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि हम यहाँ के जो लोग हैं, सिर्फ कलाकारों के यूनिट होने से नहीं होता है, यहाँ के लोगों को भी एकजुट होना चाहिए। क्योंकि फिल्म निर्माण में हर कलाकार या फिल्म मेकर के साथ एक सबसे बड़ी समस्या आती है फाइनेंस की। और फाइनेंस की समस्या इसलिए आती है कि इसके पहले कुछ लोगों ने दिक्कत करके गए यहाँ पर, जिसकी वजह से विश्वास घट गया। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि हर फिल्म मेकर गलत करेगा, आपको विश्वास बनाना पड़ेगा और यहाँ के लोगों को सामने आना पड़ेगा और कलाकारों को साथ देना पड़ेगा। तो ये विश्वास फाइनेंसर के बीच में भी बनना चाहिए कि हमारा जब हम कहीं पर अगर पैसा लगाएंगे तो हमको उसका आउटपुट मिल जाएगा, या हमारे साथ कोई फ्रॉड नहीं होगा। तो इस दिशा में यदि अपन देखें तो अभी कोई एसोसिएशन वगैरह फॉर्म हुई है कि ताकि कलाकारों का या इस प्रकार के लोगों के साथ किसी भी प्रकार की गलत कृत्य उनके साथ ना हो पाए? तो अभी कुछ ऐसा जबलपुर में तो ऐसा कुछ नहीं है जी। छोटे छोटे संगठन बने हुए हैं, पर वो आपस में ही उलझे हुए हैं। रही बात मुंबई की, वहाँ तो यूनियंस है जी। यदि किसी के साथ फ्रॉड होता है, यदि यूनियन का सदस्य है तो उसका समाधान होता है। लेकिन जबलपुर में भी ऐसा नहीं है। हाँ, यदि मध्य प्रदेश सरकार फिल्म इंडस्ट्री के यहाँ निर्माण कर रही है तो वो यूनियन भी बनाएगी, कुछ ना कुछ तो करेगा। तो जब वो ऐसा कर देगा तो सुरक्षा भी हो जाएगी। दूसरी बात, जब फाइनेंसर को विश्वास की बात है तो फाइनेंसर को ये सोचना चाहिए कि छोटे बजट की फिल्म 1 से 3 करोड़ तक की फिल्म कभी डूबती नहीं, कहीं ना कहीं से पेशेंस रखना पड़ेगा, वो अपना बजट निकाल के लाते हैं। आपका स्टोरी अच्छा होना चाहिए, मेकिंग अच्छी होनी चाहिए। 1 करोड़ से 3 करोड़ तक की फिल्म डूबती नहीं है, ये दिमाग में फाइनेंसर को रखना है और पेशेंस रखना, साल 2 साल वो आपका पैसा प्रॉफिट के साथ देके जाएगा। अभी आपका कोई अपकमिंग प्रोजेक्ट है जिस पर आप काम करना चाह रहे हैं? बिल्कुल है, मेरे 2 प्रोजेक्ट अपकमिंग में हैं जी। एक सरहद का सिपाही है जी, जो मेरी रजिस्टर्ड हो गई है स्टोरी, और एक बच्चों पर है जो अभी रजिस्टर्ड नहीं है, इसलिए मैं टाइटल नहीं भर रहा। अच्छा। बच्चों पर है जिसमें मेरे उस पूरे बच्चे हीरो हैं, और इन दोनों में से अपन को जो भी फाइनेंसर मिलेगा उसके आधार पर हम कार्य करेंगे। तो ये तो फुल लेंथ मूवी होगी? फीचर फिल्म। एक शॉर्ट फिल्म पर भी काम चल रहा था? गाय के ऊपर है, और एक अभी हॉरर का 15 अगस्त के बाद का प्लान कर रहे हैं। ठीक। तो वो हॉरर मूवी के बारे में कुछ संक्षिप्त अगर जो आप दे पाएँ, और इसका कारण ये है कि चूँकि अभी उसका अपन को ऑडिशन लेना है, कलाकारों की भी ज़रूरत है, तो यदि ये वीडियो कुछ कलाकारों के पास पहुँचे तो वो हमसे जुड़ पाएँ, इसलिए मैं चाह रहा था। ऑडिशन का काम तो आपको ही करना है, तो फिर भी किस प्रकार का आपको चाहिए वो आप बता दीजिए हमारे दर्शकों को, तो दोनों काम तो अपन मिलके ही करेंगे। बिल्कुल। जो हॉरर मूवी है उसके लिए हम लोग कुछ कलाकारों को चाह रहे हैं, तो आपके विजन क्या है, उस हिसाब से अपन किस एज क्राइटेरिया के हमको लगेंगे? हॉरर में तो समथिंग आप ये समझ लीजिए कि 20 साल से लेकर के 30 साल के बीच के ही लगते हैं। युवा ही चाहिए हमको? युवा ही चाहिए, और 1-2 या 2-4 कैरेक्टर ऐसे होते हैं जो 40 से 45 के बीच में, माता रामू काका जैसे। हर और हॉरर मूवी में गाय पर एक जो हम बना रहे हैं जी। कि आखिर गाय को माँ क्यों कहते हैं जी। आज ये प्रश्न बहुत बड़ा है कि लोग कहते हैं गाय एक जानवर है, हाँ। या गाय को माता क्यों कहें, या गाय जगह जगह घूमती है। तो गाय जगह जगह हमारी वजह से घूमती है। हमारे घर में यदि पली होती तो हम उसकी सुरक्षा करते, और जो पली है उसे हमने छोड़ दिया। जैसे हर माँ चाहती कि हमारा बेटा हमारी सेवा करे, पर हर बहू अधिकांशतः यह चाहती कि हम अपनी माँ, सास ससुर की सेवा ना करें। तो कैसे होगा? तो आज वही कंडीशन है कि माँ को घर से निकाल रखा है, घर में कुत्ता पाल रखा है, और घर में पूजी जाने वाली गाय आज रोड में कचरा खा रही है,
और रोड में कचरा खाने वाला कुत्ता आज हमारे बेड और किचन में पहुँच गया। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये कंडीशन सोच हमें रखनी है। यदि हम अपने अंदर बदलाव लाएंगे तो सब कुछ होगा। और गाय माँ क्यों है, इस शॉर्ट फिल्म को हम जल्दी करेंगे। थोड़ा बजट इसका ज़्यादा है, तो यदि हमें सहयोग मिलेगा जबलपुर से तो यहाँ करेंगे, या कहीं और बाहर मिलेगा तो वहाँ करेंगे। लेकिन हम पूर्णतः प्रयास करेंगे कि 80% हमारा चांस यही है बनाने का। और इसमें हमारे कलाकार हर वर्ग के हैं, 80 साल से लेकर के समथिंग एक बच्चा है 2 साल का, 2 साल से लेकर 80 साल। तो अभी इसके लिए कलाकारों का चयन हो गया या कुछ इसमें भी बाकी 2 है? से 3 कलाकारों का चयन हुआ है और 1 महिला कलाकार का चयन हुआ है। 3 महिला कलाकार हमें चाहिए, एक समथिंग 25 से 30 साल की और एक चाहिए हमें 60 से 65 साल की। ठीक है। मैं विशेष रूप से आग्रह करूँगा जितने भी ग्रुपों में जो हमारे फिल्म से संबंधित ग्रुप हैं, अगर उसमें आप लोग ये वीडियो देखें तो हम लोगों से संपर्क जरूर कर लीजिएगा। कोई ना कोई रोल आपको ज़रूर इसमें मिल जाएगा। हॉरर मूवी के लिए भी अपन ये चीज़ चाहेंगे। हाँ। तो ये तो आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट हुए। इसके साथ फिल्मों में अभी हम ये चीज़ देख रहे हैं, ख़ास तौर से जब हम बॉलीवुड की बात करते हैं तो यहाँ पर सांस्कृतिक रूप से यदि हम देखें तो कहीं ना कहीं फिल्में संस्कृति को बढ़ावा देने वाली नहीं होती, जैसे कि हमारे साउथ में हम लोग देख रहे हैं। दूसरा यदि हम देखें तो कुछ इस प्रकार का मटेरियल परोसा जा रहा है जो कि हमारे युवाओं को ख़ास तौर से भ्रमित कर रहा है। जैसे नशे को इस तरह से दिखाया जाता है, एक पैशन के रूप में दिखाना हो रहा है, तो युवाओं को लगता है कि नहीं हम भी वैसा ही नशा करें, या फिर कहीं ना कहीं माँ बाप की उतना इज्जत नहीं वो कर रहे हैं। अगर हम बोले तो सांस्कृतिक रूप से पतन की ओर हमारा बॉलीवुड ले जा रहा है, तो इसको आप कैसे देखते हैं? ये तो एकदम से गलत है, और गलत के साथ साथ एक षड्यंत्र है भारतीय संस्कृति को नष्ट करने। जी देखिए, यदि मेकर्स ये सोचते हैं कि हम नशा परोसें या मसाला डालें, मैं मसाला शब्द उपयोग कर रहा हूँ, जो गंदगी फैलाते हैं, तो ये पूरी तरह गलत है। और दूसरी बात, ऐसे जो मेकर्स हैं, बड़े मेकर्स और ऐसा कर रहे हैं, उन्हें एक्चुअली में भारतीय संस्कृति को नष्ट करने के लिए फंडिंग बाहर से आती है। ये जो हमारे यहाँ की संस्कृति है, रीढ़ है भारत की, आत्मा है संस्कृति, जो हमारा धर्म है, इसको नष्ट करने के लिए उन्हें फंडिंग मिलती है। और जो फिल्म होती है, ये आपके डायरेक्ट माइंड में ये जो फिल्म होती है डायरेक्ट आपके माइंड में असर करती है जी। जैसा आप देखोगे वैसा करोगे। यदि कोई कंगी करके कुछ आता है तो वैसा यूथ करना शुरू कर देते हैं, तो इसलिए वैसी चीज़ें वहाँ पर दिखाई जाती हैं। अब अभी देखिए सीरियल्स जो आते हैं, हाँ। घर घर में लड़ाई करा देता है। बिल्कुल। क्यों? अरे आप एक ही लेडीज को 3 लोगों से शादी करा देते हो, फिर उसका बेटा उसे शादी करवाता है, बेटा की शादी हो गई तब भी उसका बाप आके शादी कराता है। ये क्या है? तो इनके पास एक तो कॉन्सेप्ट सही नहीं है, स्टोरी नहीं बची है, उसी स्टोरी को उसमें घुमाते रहते हैं। और सबसे बड़ा जो है षड्यंत्र है, इन्हें भारतीय संस्कृति को नष्ट करने का बाहर से फंडिंग मिलती है। मुझे तो लगता है कि आजकल के जो राइटर, खासतौर से जो टीवी सीरियल बना रहे हैं, वो मुंशी प्रेमचंद या परसाई जी को नहीं पढ़े होंगे। यदि हरिशंकर परसाई जी को वो पढ़ें, मुंशी प्रेमचंद जी को पढ़ें, तो इतना मटेरियल मिल जाएगा उनकी स्टोरियों से कि बहुत अच्छे क्रिएटिव आइडिया वहाँ से मिल जाएंगे। हमारे जो पौराणिक ग्रंथ हैं उनसे अच्छे निकल, आप जैसे बाहुबली ही अपन लोग देखते हैं तो कहीं ना कहीं उसके देखें तो वो महाभारत से ही प्रेरित लगती है और कितनी हिट भी हुई है। पूरा महिष्मती का इतिहास है जी। तो आज की जो राइटर्स है, देखिए कहना नहीं चाहिए पर राइटर्स पढ़ना नहीं चाहता ना। हाँ। आप जब अध्ययन करोगे तो आपको कंटेंट मिलेगा। अब जो मेरी गाय वाली स्टोरी है, जब आप उसका निर्माण हो जाएगा और देखेंगे तो मैंने ये कहाँ से कॉन्सेप्ट उठाया, अपने इतिहास का और मालवा का उठाया इतिहास। अच्छा। और उस इतिहास को मैंने कन्वर्ट कर दिया वर्तमान में। तो आप पढ़ो तो आपको इतिहास मिलेंगे, अच्छे कंटेंट मिलेंगे, लेकिन पढ़ना नहीं चाहते, कॉपी पेस्ट का ज़माना आ गया। और एआई को आप कहाँ तक मानते हैं? अच्छा है ये हमारी लाइन के लिए, ये ख़राब है? ये बहुत ख़राब है, कार्य पूरे ख़त्म किए दे रहा है। हालांकि अभी यूट्यूब जैसे है, एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, ऐसा नहीं। यूट्यूब ने तो अभी बीच में कुछ गाइडलाइन चेंज की है एआई को कि लेकर, एआई यदि आप डालोगे तो उसका रेवेन्यू आपको जनरेट नहीं होगा। जी। तो ये बहुत अच्छा उन्होंने कर दिया है। और एआई बहुत ख़तरनाक है,
क्योंकि एक तो कई सारे मेकर्स और जो हमारे कार्यकर्ता होते हैं उनके कार्य खत्म कर देगा, क्रिएटिविटी खास तौर से खत्म हो रही सब है। खत्म कर देगा और सुंदरता भी नहीं रहेगी। हम जो शूट करके बनाते हैं, एडिटिंग करते हैं, कलर्स देते हैं, एआई का अपना अलग इफेक्ट है। तो हर लोग वही चीज़ नहीं पसंद करते ना। हम रामानंद सागर की रामायण देखेंगे आज भी तो बोरिंग नहीं होता, पर आज एआई वाला रामायण देखेंगे तो कितना देख पाएंगे, 1 घंटे आधे घंटे, बस ये है फर्क। लोग सोचते हैं एआई बहुत अच्छा है, लेकिन एआई में आप आधे घंटे 10 मिनट बोर हो जाएंगे, पर यदि आप रामानंद सागर का सुंदरता वाला जो प्रदर्शन किया गया है, निर्माण किया गया है, उसको पूरे आप एपिसोड देखोगे, बोरिंग नहीं होगा और फीलिंग्स आएगी। एआई आज फीलिंग्स खा गया है, भावनाएं खा गया है। कुल मिलाकर के ये बात है, एआई से फीलिंग्स खत्म हो गए, संस्कार खत्म हो गए। कोई और विषय पे अपन को भी कवर करना है कि लगभग लास्ट है? लास्ट नहीं, मतलब कि बहुत बड़ा हो गया, लंबा, हाँ लंबा ना हो जाए, वो बीच में कुछ हम 2-3 पार्ट में उसको कर लेंगे, ठीक है। तो अगली पुस्तक के बारे में पूछ सकते हैं कोई और? ठीक है, मैं पूछ लेता हूँ। तो अंकित भैया, पुस्तक फिल्मों पर तो बहुत बात हो गई, एक पुस्तक भी आपने दी, बहुत शानदार पुस्तक है और दर्शकों से हम दोबारा अपील करेंगे कि इस पुस्तक को ऑर्डर करें और इसको पढ़ें ज़रूर। फ्लिपकार्ट में इसका ऑफर चल रहा है। अच्छा, फ्लिपकार्ट स्वयं से ऑफर किया। क्या है ऑफर उसमें वैसे? अभी तो 32% का ऑफर दिया था। अच्छा, अभी वर्तमान में आजकल में देखना पड़ेगा, वो अपडेट करते रहते हैं। ठीक ठीक। तो फेस्टिवल सीजन में तो वैसे भी ऑफर अभी मिल ही जाएंगे उनको। तो अभी कोई अपकमिंग पुस्तक भी आपकी जिस पर आप काम कर रहे हैं? जी हाँ, मेरी 4 पुस्तकों में काम चल रहा है लगातार। अच्छा, लेकिन एक पुस्तक मेरी कंप्लीट हो गई है, श्री रामचरितमानस दोहावली। अच्छा, पूरी रामचरितमानस को मैंने 211 दोहे में कन्वर्ट किया। तो लेकिन तुलसी बाबा ने जितना अच्छा लिखा हुआ है और उनकी जो रामायण है वो इतनी प्रासंगिक है, तो हम उसमें क्या नया कर पा रहे हैं और अपन ने उसको जो सरलीकरण किया है, तो हम उनसे तो तुलना भी नहीं कर बिल्कुल है, क्योंकि हम तो तुच्छ मात्र हैं जी उनके लेकिन सामने। मैं ये जो दोहावली में किया है, इसे रिकॉर्ड करके ऑडियो रिकॉर्ड करूँगा, संगीतबद्ध करेंगे। अच्छा, क्योंकि मेरा ये मानना है कि जो हम सुनते हैं, तो जो 200 दोहे में मैंने कन्वर्ट किया, 211 दोहे में, यदि एक व्यक्ति 200 दोहे सुन लिया तो शुरू से लेकर लास्ट तक की रामचरितमानस की उसमें कहानी पूरी इंक्लूडेड है। अच्छा। और मालूम चल जाएगा इस सीक्वेंस के बाद ये है, इस सीक्वेंस के बाद ये है। तो कब तक का हम इंतजार करें? पुस्तक तो कंप्लीट हो गई है जी, बट वो ISBN नंबर और ये सब पब्लिश के लिए थोड़ा टाइम लग रहा है और थोड़ा फाइनेंस का। ठीक है। तो साथियों, ये थे हमारे मित्र अंकित सैन जी। जैसा कि अपन ने बहुत सारे विषयों पर चर्चा करी, पुस्तकों पर, समाज की कुरीतियों पर और फिल्मों के संबंध में। और अगर हमारे जो दर्शक हैं इनमें से एक्टरनी अगर कुछ हैं जबलपुर के, तो वो ज़रूर से संपर्क करिएगा। जो हमारी अपकमिंग फिल्में हैं उस पर हम लोग चाहेंगे कि आप लोगों को भी मौका मिले और हमारा जो उद्देश्य है जबलपुर और महाकौशल के क्षेत्र के लोगों को बढ़ावा देने का, वो सार्थक हो पाए और कहीं ना कहीं आप लोग किसी गलत जगह से ना जुड़ें, आपके साथ कोई फ्रॉड ना हो, आपका शारीरिक मानसिक शोषण ना हो। यही हमारा प्रयास था। आशा करते हैं कि ये पॉडकास्ट आपके लिए कहीं ना कहीं प्रेरणादायक रहा होगा। आप इसको पसंद आने पर लाइक और शेयर जरूर करिएगा और अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप इसको सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद और रक्षाबंधन पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।